हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूपीएससी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, और जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करेंगे तो हमें इसके बारे में बहुत सारे विषय जितने हैं, जो टॉपिक्स है इसमें, उनके बारे में पता चलेगा। अभी हम अगर देखते हैं तो हम सबसे पहले नोटिस करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दो भाग में डिवाइड कर देंगे हम, प्रीलिम्स और मेंस। और इसका जो सिलेबस है सिविल सर्विस का, उसमें जनरल साइंस, एनसीईआरटी 10th और 9th की, और एनसीईआरटी में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनवायरनमेंट, इनके क्वेश्चंस होते हैं। उसी तरह अगर मेंस का देखते हैं तो उसके में बायोटेक, नैनोटेक, रोबोटिक्स, स्पेस और आईटी, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सिलेबस होता है। और साथ में एडिशनल सिलेबस भी हमारा होता है, वो होता है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और डिफेंस टेक्नोलॉजी। इसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे तो हम पता चलता है कि कितने क्वेश्चंस होते हैं प्रीलिम्स में और मेंस में। तो अगर हम प्रीलिम्स में देखें तो 12 से 15 क्वेश्चंस हो जाएंगे, पर ये डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस जो हमारे होते हैं वो एनवायरनमेंट और फिजिकल ज्योग्राफी से मिले हुए होते हैं, तो वो कम से कम 10 से 15 हो जाते हैं। और जो हमारा मेंस का एग्जाम है, उसमें जो जीएस पेपर 3 है, उसमें हम अगर देखेंगे, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी होते हैं। जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं वो 3 to 4 होते हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस जो होते हैं वो फ्यू क्वेश्चंस आर साइंस बेस्ड, मतलब आप समझ सकते हैं कि ज्यादा नहीं होते हैं, इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इसमें बेसिक कंसेप्ट होगा हमारा, फिर उसके बाद से एप्लीकेशंस होंगे अलग अलग सेक्टर्स के, जिनको हम डिस्कस करेंगे। फिर इश्यूज और कंसर्न्स, और इंडिया और वर्ल्ड में उसमें क्या काम हो रहा है इंडिया के पर्सपेक्टिव में, और वर्ल्ड में क्या क्या काम हो चुका है उस फील्ड में, वो हम डिस्कस करेंगे। अब इन सबको अगर हम डिवाइड करें तो ये जो बेसिक कंसेप्ट वाला पार्ट है, इस पे प्रीलिम्स बेस्ड पढ़ाई ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू मेंस। उसी तरह से आप देख सकते हैं जब एप्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम मूव करते हैं इश्यूज और कंसर्न्स पे, तो जो मेंस का पार्ट है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू प्रीलिम्स, क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्टिव चीजें हमें ज्यादा लिखनी पड़ेंगी, और इंडिया इन द वर्ल्ड में फिर सारी चीजें सेम हो जाती है, मेंस में भी आता है, प्रीलिम्स में भी आता है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्या हमें क्या करना है सबसे इम्पोर्टेंट, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्लास में अभी जो ये नोट्स हैं, ये अच्छे से सुनने हैं और अच्छे से पढ़ने। सेकंड चीज, एनसीईआरटी, वो आपको अपने आप से पढ़नी है, ठीक है। फिर अगर कोई बुक आपको दिख सकती है साइंस टेक्नोलॉजी की, तो आप वो भी रेफर कर सकते हैं। पीवाईक्यूज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये तो कहने की भी बात नहीं है, ये तो करना ही करना है। एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर्स, क्योंकि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो एक बहुत ही डायनामिक सब्जेक्ट है, इसमें चेंजेस होते रहते हैं, कुछ ना कुछ नए मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं, मॉडर्नाइजेशन चलता रहता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो जो करंट अफेयर्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगा, जिसमें से आप पॉइंट्स को अपने आंसर्स में, जो मेंस के आंसर्स आप लिखेंगे तो उसमें लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि ये एप्लीकेशन ऑफ साइंस है, और उसके प्रिंसिपल्स, उन दोनों को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं डेली लाइफ में, वो बायोटेक्नोलॉजी में पता चलता है। तो द एप्लीकेशन ऑफ साइंस विच रेफर्स टू बायोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल इन डेली लाइफ। अगर हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स, जो बायोलॉजी है उसको स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स किया जाता है। और लिविंग बींग होता क्या है? लिविंग बींग एक ऐसा टाइप का हम डिफाइन कर सकते हैं, वो चीज जो रिप्रोडक्शन करे, जो एक मेटाबॉलिज्म यानी ऐसा लाइफ प्रोसेस में पार्टिसिपेट करे, जिसमें जो टोटल सम ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हो उनके सेल में, उससे एनर्जी जनरेशन हो। फिर उनका एक सेल स्ट्रक्चर हो जो कि वेल डिफाइंड हो, और अडेप्टेशन हो, जिससे वो अलग अलग सिचुएशन में अडेप्ट कर पाए। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे रोटी के एग्जांपल ले रहे हैं। अब रोटी में जैसे स्टार्च है, स्टार्च डाइजेशन होता है और वो मैल्टोज बनाता है, और मैल्टोज का डाइजेशन होता है तो ग्लूकोज बनाता है। ये बहुत बेसिक सा इक्वेशन है जो आपने पहले पढ़ा होगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जस्ट बताने के लिए। और जो ग्लूकोज होता है वो हमारा जो सेल में रेस्पिरेशन होता है उसमें काम आता है। तो रेस्पिरेशन सेल से हमें एनर्जी प्लस वाटर यानी H2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये मिल जाता है। अब हम देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म एज वी नो बायोकेमिकल रिएक्शन है, तो ये डिस्ट्रक्टिव भी होता है और ये कंस्ट्रक्टिव भी होता है। यानी कैटाबॉलिज्म डिस्ट्रक्टिव को कहेंगे, कंस्ट्रक्टिव वाले को एनाबॉलिज्म कहेंगे। जो डिस्ट्रक्टिव होता है यानी कैटाबॉलिज्म, उसमें एनर्जी निकलती है यानी गिव्स एनर्जी, ठीक है।
और जो कंस्ट्रक्टिव होता है उसमें गिव्स मैटर और बायोमास। वायरस, अब हम देखते हैं वायरस। वायरस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बेसिक, इसका मतलब ये है कि इट्स अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग में क्या हुआ कि इट कैन प्रोड्यूस रिप्रोड्यूस, नॉन लिविंग इसका कोई सेल स्ट्रक्चर ही नहीं होता, तो रिप्रोडक्शन की बात ही नहीं है। अब अगर हम देखते हैं इसमें, तो वायरस में इसको कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है क्योंकि ये दोनों एक्ट करता है। जब ये किसी होस्ट सेल पे एक्टिव नहीं होगा तो ये कुछ रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, और जैसे ही इसको एक होस्ट सेल मिल जाएगा तो ये एक्टिव प्रोडक्शन कर जाएगा। इसका सेल स्ट्रक्चर हम अगर हम देखें ध्यान से, तो ये वाला पार्ट जो होता है ये प्रोटीन का होता है। इस प्रोटीन वाले पार्ट में जो अंदर का ये होता है, ये जेनेटिक मटेरियल होता है। ये इसके टेंटिकल्स हो जाते हैं। फिर अगर हम आगे जाके देखते हैं, मेटाबॉलिज्म जो है यानी बायोकेमिकल रिएक्शन, वो डिस्ट्रक्टिव होता है नेचर, यानी एनर्जी देता है जैसे रेस्पिरेशन हो गया हमारा। और इसका कंस्ट्रक्टिव में मैटर और बायोमास देता है जैसे कि फोटोसिंथेसिस हो गया। ये इतना इंपॉर्टेंट भले ही नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए। अब यहाँ से हम और थोड़ा डीप में जाएंगे चीजों के। हम वायरस के बारे में बात करेंगे जो कि कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब हम ये देखते हैं कि लिविंग वाला जो है इट कैन रिप्रोड्यूस, लेकिन जो नॉन लिविंग है इट डजंट हैव एनी मेटाबॉलिज्म और सेल स्ट्रक्चर। ये यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि इट कैन नॉट हैव एनी मेटाबॉलिज्म और सेल स्ट्रक्चर। ये नॉन लिविंग के बारे में। फिर अगर हम देखते हैं तो वायरस जो है इट इंटर्स द सेल एंड हाईजैक सेलुलर मैकेनिज्म। जैसे कि मैंने बताया, अगर उसको एक होस्ट सेल मिल रहा है तो फिर वो एक्टिव हो जाएगा, वो रिप्रोड्यूस करेगा, और अगर नहीं मिल रहा है तो फिर रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। अब आगे अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एंटायर मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल इज नाउ कंट्रोल बाय वायरस। अगर उसको कोई होस्ट मिल गया, अगर सेल मिल गया, तो फिर वो उसके अंदर की एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा और फिर अपना प्रोटीन बनाएगा विच विल यूटिलाइज द एनर्जी ऑफ सेल। क्योंकि वो एक सेल पे जाकर डिपेंडेंट हो गया है, तो उसकी एनर्जी से अपना खुद का प्रोटीन बनाएगा और फिर अपने आप को रेप्लिकेट करना चालू कर जाएगा सेल में। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सेल के कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ वायरस कौन कौन से होते हैं। तो इसमें दो तरीके के वायरस हो जाते हैं, डीएनए वायरस और आरएनए वायरस। ठीक है। अब डीएनए वायरस जो है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल जो होता है इसमें वो डीएनए ही होता है डीएनए वायरस का। आरएनए वायरस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। ये लोग कंफ्यूजन होगा, उसका मतलब क्या है ये आगे जाके क्लियर होगा अभी। अब जैसे इसके एग्जांपल से कुछ, डीएनए वायरस क्या हो गया, जैसे पॉक्स वायरस हुआ, हेपेटाइटिस वायरस हुआ। और जो आरएनए वायरस है वो उसके एग्जांपल्स हुए, बहुत सिंपल है, जो सुना होगा सभी ने, कोरोना वायरस, एचएमपीवी, एचआईवी, पोलियो, मॉम्स, मीजल्स, फ्लू, इन्फ्लुएंजा, हैंटा, जिका, निफा। ये सब आरएनए वायरस के ये एग्जांपल्स के फॉर्म में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं प्रीलिम्स में। तो हम आगे चलते हैं तो हमें पता चलेगा कि जो आरएनए है that was the first genetic material that appeared on Earth during origin of life. This is something that can be asked, so make sure कि आप इसको ध्यान से समझें। जो आरएनए है हमारा, वो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था, यानी डीएनए से पहले आरएनए था हमारा। तो आरएनए का फॉर्म जो होता है वो होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है। तो दैट वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, एंड बिकॉज एज अ जेनेटिक मटेरियल आरएनए जो होता है वो अब डीएनए के सामने एक इम्प्लीमेंटर होता है। अब इसको कैसे समझ सकते हैं हम? जैसे कि सारे एग्जाम ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें डीएनए होता है। ठीक है। जो कि जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। द बेसिक जेनेटिक मटेरियल इन ऑल ऑर्गेनिज्म इज ऑफ कोर्स डीएनए। लेकिन जो आरएनए होता है वो काम करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। सो ये चीज याद रखना होगा, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, आरएनए इज फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। एंड जो वायरस होता है वो अलग अलग तरीके की चीजों को इफेक्ट कर सकता है, जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई। अब एनिमल्स में एनिमल वायरस, प्लांट वायरस, बैक्टीरिया जो होता है बैक्टीरिया फेज होता है। ये जो बैक्टीरिया फेज जो है इसका एग्जांपल हम आगे देखेंगे, और फिर फंजाई है उसमें माइक्रोफेज होता है, इसका भी एग्जांपल हम आगे देखेंगे। फिर एक होता है जूनोटिक वायरस जो कि एनिमल वायरस होता है जो कि ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट करता है, जैसे कि कोरोना वायरस। अब अगर हम आगे देखते हैं तो सेल स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं। सेल स्ट्रक्चर क्या है? ये जैसे एक सेल है, ठीक है, और सेल में ये सेल वॉल है। अगर हम देखते हैं ये वाला जो पार्ट है ये हो जाता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया को बहुत पहले से हम सभी जानते हैं पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है वो एटीपी रिलीज होती है, जो कि एनर्जी का एक यूनिट है, ठीक है, जिसको कहते हैं एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ए फॉर एडेनोसिन, टी फॉर ट्राई, पी फॉर फॉस्फेट। और इससे एक एमडीएनए भी रिलीज होता है। इसमें साथ साथ ये गोल की बॉडीज होती है, ठीक है। ये पूरी इसकी स्पेस है यहाँ पे, इसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ये पूरा पार्ट जितना भी है ये साइटोप्लाज्म, द स्पेस विद इन द सेल वॉल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इसमें ये लाइसोसोम भी होते हैं, ठीक है। अब हम एक के बाद एक देखते जाएंगे। जैसे गोल्गी बॉडीज मैंने बताया कि ये जो ओल्ड और डैमेज सेल है इनको हटा देता है। दैट इज द बेसिक जॉब ऑफ गोल्गी बॉडीज। फिर यहाँ पे लाइसोसोम हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद से हम देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम जो है दैट इज द प्रोटीन मेकिंग मशीन, दिस इज द राइबोसोम। एंड उसके बाद से ये जो पूरा पार्ट है राइबोसोम का दैट इज सिटिंग ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। और ये जो पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट हेल्प्स राइबोसोम एंड प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, यानी प्रोटीन का ब्रेक डाउन करने में यूज होता है, जो कि प्रोटीन ब्रेक डाउन होकर एमिनो एसिड्स बनाता है। फिर हम देखते हैं ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। इट्स अ वेरी शॉर्ट पार्ट है जो कि दिख रहा है, बट इट्स अ वेरी मेजर थिंग इनसाइड द सेल। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रोटीन जो है इसके एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें पूरी बॉडी जो है प्रोटीन से भरी हुई है। दैट्स द बेसिक डेफिनेशन, लाइक व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी दैट्स मेड अप ऑफ प्रोटीन। इट्स लाइक द building block of body. The protein is the building block of body, and the building block of protein is the amino acid. So protein को जब आप break करते हैं तो amino acid होते हैं, that is a little advanced level। फिर जितने भी एंजाइम्स हैं हमारे बॉडी में दैट इज प्रोटीन, which is something that you should remember कि all enzymes in our body are basically protein, and the majority of hormones जो हमारे बॉडी में that is to protein। So protein is divided into two parts here and it is fairly categorized, जिससे आपको ये चीज याद रहे। फिर आगे हम बढ़ते हैं बिकॉज दीज आर द बेसिक थिंग्स, तो इसको बहुत डीप में हमें नहीं समझना है, बस ऊपर ऊपर से समझते जाना है। एंड दैट इज समथिंग दैट यू शुड ओनली फोकस अपॉन। फिर उसके बाद हम देखते हैं न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या होता है? जो न्यूक्लियस होता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, ये जो पार्ट है, ये पार्ट विद इन द सेल स्ट्रक्चर, ये होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है क्या, इसके पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ये जो आउटर वॉल है दैट्स कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर जो इसके अंदर जो स्पेस है दैट्स कॉल्ड द न्यूक्लियोप्लास्ट, दैट इज लिक्विड फॉर्म। यहाँ पे मैंने आपको बताया सेल वॉल में जो अंदर ये पूरा एरिया है इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसी तरह न्यूक्लियस में जो एरिया है दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोप्लास्ट। फिर ये जो आप देख रहे हैं न्यूक्लियर स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड क्रोमैटिन मटेरियल। अब ये होता क्या है इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो क्रोमैटिक मटेरियल जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो आपका डीएनए हो जाता है जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, विच इज वेरी ऑब्वियस। जैसे जीन्स और ये सारी चीज जो आपने सुनी, द वर्ड जीन दैट इज डिराइव फ्रॉम द दैट इज दैट डिराइव्स डीएनए, ठीक है। तो जीन मेक्स अप द डीएनए। और फिर क्रोमैटिक मटेरियल मेक्स अप द हिस्टोन प्रोटीन टू अदर देन डीएनए। तो दैट इज द नॉन जेनेटिक मटेरियल which is the protein of DNA. This is the protein of DNA. This is something that I think you should ideally remember. आगे हम जाते हैं कि बेसिक टर्म्स, तो हम जैसे पढ़ लिए क्रोमैटिन। अब क्रोमैटिन जो है दैट इज डीएनए प्लस हिस्टोन इन न्यूक्लियस। तो इसके अंदर डीएनए प्लस हिस्टोन जो होता है दैट इज कॉल्ड क्रोमैटिन। अब डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल वेयर इंफॉर्मेशन इज रिटेन, जेनेटिक कोड जहाँ पे स्टोर होता है हमारे बॉडी में। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, हम आगे देखेंगे कैसे होता कैसे। फिर जीन जो होता है वो सेगमेंट ऑफ डीएनए, इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए। जीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए। उसके बाद से जो क्रोमोसोम होता है इट इज अ सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए विद हिस्टोन। तो अगर हम देखते हैं जो क्रोमोसोम है, हाउ डज दिस क्रोमोसोम गेट फॉर्म? दिस इज द क्रोमोसोम, राइट, दिस इज द क्रोमोसोम एंड इट इज 23 इन पेयर्स। तो अगर हम देखें जैसे ये जीन है, ये आप पूरा पार्ट देख रहे हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल एज द जीन। तो अब जो जीन है हमारा दैट इज कॉइलिंग अप, ठीक है। और यहाँ पे जीन 1 है, यहाँ पे जीन 2 है, ठीक है। तो आई एम सॉरी, दिस दिस होल पार्ट इज द डीएनए एंड दिस पार्ट इज द जीन, ठीक है। अब मैंने आप मार्किंग की जीन 1 आप देख सकते हैं, ये वाला पार्ट कर दिया, जीन 2 हो गया, दिस इज होल इज द डीएनए।
अब ये क्या है, कॉइल होगी, ठीक है। तो ये जो ये पूरा पार्ट है, जैसे डब्ल्यू शेप मिलेगा, ये ऐसे 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 कॉइल होकर ये वाला शेप ले लेगा। अब जीन वन ये वाला पार्ट है, जीन टू ये वाला पार्ट है, ये जो जीन वन है वो ट्रांसफर होकर यहाँ पे आ गया जीन टू, ठीक है। अब ये कॉलिंग विद डीएनए और हिस्टोन की हुई है, कॉलिंग ऑफ डीएनए विद हिस्टोन, ठीक है। और डीएनए जैसे पता है कि जेनेटिक मटेरियल है जहाँ इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है, और हिस्टोन वाला जो पार्ट है दैट इज द नॉन जेनेटिक मटेरियल, जो कि इट एक्ट्स एज अ प्रोटीन फॉर डीएनए। अब हम आगे देखेंगे कि ये ट्रांसफर हो जाता है जब आगे जब फॉर्म होता है फर्दर, तो ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये कॉइल्ड पार्ट, ये इस तरीके से फॉर्म हो जाता है। दिस कॉइल्ड पार्ट अल्टीमेटली रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम। देखिए आप पार्ट दे सकते हैं, जीन वन बन जाता है और ये वाला पार्ट जीन टू बन जाता है, ठीक है। ये जो जीन वन था वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। पहले जीन वन यहाँ पे आया, कॉइल अप होने के बाद फिर रिफाइंड और मॉडिफिकेशन हुए, ये हो गया आपका जीन वन, ये बन गया जीन टू, एंड दिस इज व्हाट यू कॉल क्रोमोसोम। दीज आर 23 इन ब्रेथ, दिस इज समथिंग दैट यू शुड रिमेंबर। और जो हमने एक सेल देखा, उस एक सेल में मैं आपको बताऊं तो 30,000 जीन्स इन ह्यूमंस होते हैं, ठीक है। दिस इज द लाइक द काइंड ऑफ स्टैंडर्ड नंबर। आपको बहुत ज्यादा ये चीज हो सकता है आगे देखने होगी। 30,000 जीन्स इन ह्यूमंस, that is what you can take it as a standard, and these genes makes up the cell, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग दैट यू शुड रिमेंबर एज ऑफ नाउ। आज के लिए इतना ही है, एंड मेरी तरफ से जितने भी नोट्स है ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एंड व्हाट यू go to the go to the lecture if you go to the lecture if you feel that something has been missed by you. And that's all from my side. Thank you. Please do visit again. Thanks.